100-150 की संख्या निकालते, हवा में फायरिंग करते, 1-2 घंटे 5 घंटे के लिए रोक देते, फिर हम लोग को लाइन लगवाई जाती, फिर कुछ ही बच्चे निकालते 50 या 100 और फिर बंद कर देते। तो हम लोग को 3 दिन में वहाँ पे था बॉर्डर पे, और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, एक भी शेल्टर नहीं था, एक भी छत नहीं थी। 3 दिन लगातार माइनस में टेम्परेचर में रहना और बर्फ़बारी में गिरना रहना, तो हवा में फायरिंग करके 5 घंटे के लिए रोक दिए जी, बहुत बुरी तरह। हवा में बहुत फायरिंग हुई थी AK-47 की। और जो स्टूडेंट के साथ मारपीट की खबरें आ रही थी वो हकीकत है जी। मारपीट जी जी, मिलिट्री की मार बहुत भयानक होती है। कुछ बच्चों ने कोशिश किया था बॉर्डर जाने का, तो उनको गिरा के पैर से कचल के मारे थे और पेपर स्प्रे लेके आंख में स्प्रे कर रहे थे। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 13 छात्र छात्राओं में से अब तक 9 स्वदेश लौट आए हैं। कुंडा इलाके के 3 छात्र अमन मिश्रा, आदर्श त्रिपाठी और आशुतोष पांडे भी अपने घर आ गए हैं। अब तक घर न पहुंचने वाले युवाओं के परिजन परेशान हैं। जिला प्रशासन ने अब तक यूक्रेन में रहने वाले जिन 13 छात्र छात्राओं को चिन्हित किया है, इनमें निशीत सिंह, सचिन कुमार सिंह, संध्या सिंह, सुधांशु जायसवाल और मोहम्मद अतीफ पहले ही आ गए थे। कुंडा तहसील के रामदास पट्टी निवासी प्रेम कुमार मिश्र का बेटा अमन भी गुरुवार रात घर पहुंच गया। कुंडा के ढिकोही निवासी आदर्श त्रिपाठी और अत्तानगर का आशुतोष पांडे रोमानिया में 3 दिन से प्लेन का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार दोपहर उनको प्लेन में जगह नहीं मिल सकी, तो उनके साथ ही परिजन भी निराश हो उठे। हालांकि देर रात दोनों को दूसरे प्लेन में सीट मिल गई और वे शुक्रवार सुबह नई दिल्ली आ गए। नई दिल्ली से कार से दोनों को उनके घर भेजा गया। आइए यूक्रेन से लौटे आशुतोष पांडे से जानते हैं क्या हालात हैं वहां के और वो किन परिस्थितियों का सामना करके घर पहुंचे। यूक्रेन से भारत लौटे एक मेडिकल के छात्र से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने वहाँ पर इनके ऊपर क्या बीता उसको इन्होंने बताया। बातचीत के दौरान जो बातें इन्होंने बताई उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम इनसे मिलने इनके घर आए हैं और जानते हैं कि यूक्रेन के क्या हालात हैं और भारत के जो भी स्टूडेंट्स या ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हैं इन दिनों उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्या हालात हैं वहाँ पर। जी, हालात तो थोड़ा खतरनाक ही कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे की संख्या, हम लोग 20,000 थे टोटल यूक्रेन में पढ़ने वाले, और उनको निकालना 4 बॉर्डर और BSF के बीच में निकालना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। और BSF वहाँ की हम लोग के लिए सही नहीं थी, क्योंकि हम लोग के अपोजिट काम कर रही थी। वो लोग हम लोग को जाने नहीं दे थे। मोस्टली 100-150 की संख्या निकालते, हवा में फायरिंग करते, 1-2 घंटे 5 घंटे के लिए रोक देते, फिर हम लोग को लाइन लगवाई जाती, फिर कुछ ही बच्चे निकालते 50 या 100 और फिर बंद कर देते। तो हम लोग को 3 दिन में वहाँ पे था बॉर्डर पे, और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, एक भी शेल्टर नहीं था, एक भी छत नहीं थी। 3 दिन लगातार माइनस में टेम्परेचर में रहना और बर्फ़बारी में गिरना रहना, तो ख़राब बात होती है। कई सारे बच्चे बेहोश हुए थे चक्कर खा के। नहीं, किस बॉर्डर पर आप। मैं रोमानिया और यूक्रेन बॉर्डर पे था, साइड बॉर्डर पे जी। तो क्या यूक्रेन की आर्मी भेदभाव वाला व्यवहार कर रही थी इंडियंस के साथ। कह सकते हैं कि यूक्रेनियंस को पहले पास कर रहे थे और फिर बाकी देशों को आखिरी में पास कर रहे थे। तो बॉर्डर पर क्या हालात थे, मतलब किस तरह से ट्रीट कर रहे थे आप लोग। स्टूडेंट्स थे, अन्य कंट्री के लोग भी जा रहे थे उधर से, तो उस पर थोड़ा बताइए। उनका किसी से मतलब नहीं था, सबसे पहली बात है। उनको पहले था यूक्रेनियंस फर्स्ट, पहले उनको क्लियर करेंगे, बाद में आपको क्लियर करेंगे। लेकिन जब आपको क्लियर करेंगे तो आप भेदभाव करेंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, आप कुछ भी बोलेंगे तो आप मार खाएंगे। यूक्रेन पर जब अटैक हुआ तो उस दिन से उसके पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी ने नोटिफिकेशन जारी किया रहा होगा आप लोगों को। कब इन चीज़ों की जानकारी कब से हुई आपको। इंडियन एम्बेसी ने जारी किया था करीब 15 दिन पहले, और उन्होंने साफ लिखा था कि जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जाएं, क्योंकि उन्होंने मे वर्ड का यूज़ किया था। उसके बाद फिर नॉर्मल एम्बेसी थी कि हम खुद ही निकालेंगे, बच्चों को बॉर्डर पे भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस लेके आएंगे, आपको निकालेंगे। फिर बोला कि आप लोग निकलिए, फिर बोला आप लोग रहने दीजिए, कीव और खार्किव को लोग निकलें, बाकी जो बच्चे हैं वो बैठे रहें, शांति से भगदड़ ना मचाएं। सबका नंबर दे दिया गया है, सबसे बात कर ली गई है, सबको बारी बारी से निकाला जाएगा। लेकिन आखिरी में फिर डाल रही है आप लोग अपना अपना देखें। आप किस शहर में वहाँ पे थे। मैं टर्नोपिल में था। टर्नोपिल जी। और किस मेडिकल इंस्टीट्यूशन। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। कब आप वहाँ से निकले। जी, हम 25 तारीख को दोपहर में निकले थे। तो निकलने की क्या प्रक्रिया थी, किस तरह आप। हम लोगों ने बस बुक किया था, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने बस बुक किए थे, तो बस पे बैठ के हम लोग को रोमानिया बॉर्डर पहुंचना था। तो बस रास्ते में आपकी रोकी नहीं जा रही। नहीं, बस एक चेक पॉइंट था जहाँ पे कोई रोक टाक नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन फ्लैग था हमारे साथ। इंडियन तो झंडा। जी। फिर उसके बाद बॉर्डर पर पहुंचे तो क्या हुआ। बॉर्डर पे पहुंचे उससे 10 किलोमीटर पहले बहुत भयानक ट्रैफिक जाम था, कार बहुत ज़्यादा थी, वहाँ के लोग निकल रहे थे, तो हमको पैदल होना पड़ा। वहाँ से सामान लाद के पैदल रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो रात में पता चला कि बॉर्डर क्लोज है अभी। तो हमने किसी तरह कोशिश करके 5-6 लड़कियों को निकाला, अपने ग्रुप से 5-6 लड़कियों को निकाला। फिर उसके बाद बॉर्डर पूरा सील था। कितने दिनों तक। बॉर्डर सील था, सुबह तक के लिए सील था। फिर उसके बाद मॉर्निंग में फिर से उठे, लाइन लगना स्टार्ट हुआ। फिर कुछ ही बच्चे निकले थे 100-150, हवा में फायरिंग करके 5 घंटे के लिए रोक दिए।
फायरिंग भी कर रहे थे? जी, बहुत बुरी तरह हवा में बहुत फायरिंग हुई थी AK-47 की। और जो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की खबरें आ रही थी, वो हकीकत है जी। मारपीट हो जी रही थी? जी, मिलिट्री की मार बहुत भयानक होती है। कुछ बच्चों ने कोशिश किया था बॉर्डर जाने का, तो उनको गिरा के पैर से कचल के मारे थे और पेपर स्प्रे लेके आंख में स्प्रे कर रहे थे। अच्छा, कितने दिन तक आप बॉर्डर पे पड़े रहे? बॉर्डर पे जी मैं 3 दिन था, खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान के। जी जी, बर्फबारी लगातार? लगातार जी। तीसरे दिन फिर आप बॉर्डर क्रॉस किए रोमानिया पर? जी जी जी। फिर क्या हुआ आगे का सफ़र बताइए। जैसे रोमानिया क्रॉस किए तो वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट का और रोमानियन गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा तालमेल था, कोऑर्डिनेशन था। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे एक शेल्टर था, बॉर्डर पे एक शेल्टर था, वहाँ पे बैठे 1 घंटा। उसके बाद इंडियन एम्बेसी की बस आई जो हमें लेके बुखारेस्ट चली गई। एयरपोर्ट के पास 3 किलोमीटर दूर था मेरा शेल्टर। कई सारे शेल्टर थे, मेरा शेल्टर फॉरेस्ट हॉल था बुखारेस्ट में, तो मैं वहाँ पे था। वहाँ पे 2.5 से 3 दिन रहा मैं। फिर वहाँ से उस दिन परसों जो है हम लोग को बोला गया कि अब आपका नंबर है 28 तारीख वालों का, जो 28 को क्रॉस किया बॉर्डर, उनका नंबर है, आप लोग जाइए एयरपोर्ट। फिर हम लोग को वहाँ से बस लेने आई, फिर वहाँ से लेके गए, हम लोग को ड्रॉप किया एयरपोर्ट। वहाँ पे सारा काम फ्लूइडली हो गया। टोकन सिस्टम पे स्टूडेंट्स को बाहर कर रहे थे? टोकन क्या एक तरह से था कि जो पहले आया है 27 को क्रॉस किया उनकी लिस्ट गई है उनके पास, फिर 28 को जो क्रॉस किया उनकी लिस्ट थी उनके पास, तो लिस्ट वाइज काम कर रहे थे जी। यूक्रेन की आर्मी इंडियंस के साथ क्यों भेदभाव कर रही थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में कहा यह जा सकता है कि यूक्रेन का पहला सा फंडा है, थोड़ा अभी कुछ दिन पहले आज़ाद हुआ है, तो उसमें रेसिज्म थोड़ा है कि गोरे पहले, तो इस वजह से उनका अपना चलता है जी। सुना आपने किस तरह इंडियंस के साथ यूक्रेन में भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ। अदर कंट्री के भी लोग थे लेकिन उनको पहले निकाल रहे थे, इंडियंस के साथ भेदभाव कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर ना होता तो शायद हमारे बच्चे हमारे घर ना आ पाते। यूक्रेन ने हमेशा से इंडिया का विरोध किया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो या कोई अन्य मुद्दा जो भी इंटरनेशनल लेवल पर गया है, यूक्रेन ने हमेशा से इंडिया का विरोध किया है। इतिहास उठा करके आप देख सकते हैं। बहरहाल भारत सरकार को तहे दिल से सलाम, जो हमारे बच्चों को अपने देश अपने घर पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आज ये सकुशल आशुतोष जी हमारे साथ आए हैं। नो डाउट इस पर ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है और भारत सरकार की बहुत बड़ी मेहनत है।